हेलो दोस्तों, तो मैं लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए एक बार फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम अपने मेन लीड्स को एक साथ देखते हैं। तांग, जो कि हमारी फीमेल लीड है, और फैंगलेंग, जो कि हमारा मेल लीड है। तांग बोलती है, मैं फाइनली रेडी हूँ ये करने के लिए। फैंगलेंग बोलता है, तो फिर मेरे और करीब आओ और अंकल मत बोलो। फैंगलेंग पूछता है, क्या तुम नर्वस हो? वो हाँ में जवाब देती है। फिर ये दोनों किस करते हैं। अब हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। तांग एक कार से उतरती है और वो छुआइवान क्लब में दाखिल होती है, जहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम शी होता है। शी कहता है, क्या तुम सच में वही हो? तांग कहती है, हाँ बिल्कुल। जिस पर शी कहता है, एक बार दोबारा अच्छे से सोच लो। वो कहती है, मैं सोच चुकी हूँ, मुझे उससे एक और बच्चा चाहिए। शी कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। अब वो उसे अंदर ले जाता है। उसके दोस्त कहते हैं, शी, तुम पहली बार किसी लड़की को साथ लेकर आए हो। जिस पर शी कहता है, ये मेरी मंगेतर है, तांग। जिस पर फैंगलेंग तुरंत पीछे मुड़ता है और तांग को देखकर शॉक हो जाता है और हमें पास्ट की कुछ झलकियां दिखाई जाती हैं। फैंगलेंग कहता है, तो ये तुम्हारी मंगेतर है? जिस पर शी के दोस्त कहते हैं, ये वही है ना जो कई साल पहले गायब हो गई थी। फैंगलेंग कहता है, अपनी मंगेतर को बोलो कपड़े बदलने के लिए। शी पूछता है, मतलब? फैंगलेंग कहता है, क्योंकि तुम्हारी मंगेतर के कपड़े बारिश की वजह से गीले हो चुके हैं। और वो एक लड़की को बुलाकर कहता है, इनके कपड़े बदलवा दीजिए। जिस पर तांग बोलती है, थैंक यू अंकल। इसके बाद वह लड़की तांग को बाहर से लेकर चली जाती है। शी अपने अंकल से कहता है, आपका तांग के बारे में क्या ख्याल है? फैंगलेंग कुछ बोलने वाला होता है, तभी शी के दोस्त बोलते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि ये लड़की तुम्हारे परिवार के लायक है, क्योंकि ये पहले अपने परिवार से गायब हो गई थी? ऊपर से परिवार की एडॉप्टिव गर्ल है। ये सब सुनकर फैंगलेंग को बुरा लगता है और वह कहता है, आज के बाद मुझे ऐसी बकवास और बोरिंग पार्टी में मत बुलाना, और वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरे रूम में हम तांग को देखते हैं। शी का मैसेज आता है, अंकल चले गए। जिस पर टैंग अप सेट हो जाती है और वह कहती है, अब यही तो मेरी आंखें उम्मीद कर रही थीं। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर तांग ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था। जब उसकी बेबी गर्ल 4 साल की हुई और उसका बर्थडे होता है, तब वह बच्ची बेहोश हो जाती है। उसे अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। डॉक्टर बताती है कि बच्ची को हेमेटोपोइसिस है और हमें उसके लिए ल्यूकीमिया की ज़रूरत है। तांग पूछती है, ये ठीक कैसे होगा? डॉक्टर कहती है, हमें इंतज़ार करना होगा जब तक ल्यूकीमिया मैच नहीं होता। वैसे सबसे सुरक्षित तरीका ये है कि अगर आपके हस्बैंड को एक और बेबी की ज़रूरत हो, तो उस बेबी का ल्यूकीमिया ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब सीन वर्तमान में शिफ्ट होता है। तांग चेंज कर रही थी, तभी फैंगलेंग आता है। तभी उसे रूम से आवाज़ आती है और वह रूम की तरफ जाता है। रूम में झांक कर देखता है, तांग चेंज कर रही थी। उसे देखकर फैंगलेंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वह वहाँ से चला जाता है। दरवाजे की आवाज़ तांग सुन लेती है। वह बाहर आती है और फैंगलेंग को जाते हुए देखती है तो भागकर जाती है और कहती है, क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? पर फैंगलेंग उसे इग्नोर कर देता है। उसे रोकने के चक्कर में बेचारी गिर जाती है। तभी कार रुकती है और फैंगलेंग बाहर निकलता है छाता लेकर। वह तांग के पास आता है और कहता है, तुम यही करती हो क्या? जिस पर वह कहती है, लगता है तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं है। जिस पर फैंगलेंग उसे अपनी साथ चलने को कहता है, जिससे तांग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसका काम तो हो ही रहा था। अब हम इन दोनों को कार में देखते हैं, जहां पर फैंग तांग को टिश्यू देते हुए कहता है, तुम खुद को संभाल नहीं पाती हो। जैसे वह उसे थैंक यू अंकल कहती है। इस पर फैंग कहता है, तुम मुझे क्या कहकर बुलाती हो? वैसे क्या तुम सच में शी के साथ शादी करने वाली हो? तांग कुछ बोल पाती उससे पहले ड्राइवर पूछता है, सर हमें कहाँ जाना है? जिस पर वह कहता है, जिंग परिवार के घर चलो। पर तभी तांग बोलती है, बिल्कुल नहीं। और वह एक दूसरा एड्रेस बताते हुए कहती है, आप मुझे वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिएगा, क्योंकि अब मैं उस घर में नहीं रहती। जिस पर फैंगलेंग पूछता है, पर ऐसा क्यों? वह जवाब देती है, क्या आपको नहीं पता, 5 साल पहले मुझे जिंग परिवार ने अपने घर से निकाल दिया था और वापस उस जगह पर मैंने आने की सलाह दी थी। जिस पर फैंग कहता है, मैं फालतू चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता। फैंग बोलता है, तो तुम वापस क्यों आई हो? क्या तुम्हारी कोई प्लानिंग है? और तुम वाकई में मेरे भतीजे से शादी करने वाली हो? क्या तुम हमारी फैमिली का लेबल अपने साथ लगाना चाहती हो? इस पर वह कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं?
फैंग बोलता है, बहुत चालाक हो तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? तुमने जानबूझकर मेरे भतीजे के साथ रिश्ता जोड़ा है ताकि तुम मेरे करीब आ सको। और वह उसका चेहरा पकड़ते हुए कहता है, यहाँ तक कि तुमने 5 साल पहले वाला ही ड्रेस पहन कर आई थी ताकि मुझे वो सारी चीज़ें याद आ जाएं। आखिर तुम्हारी प्लानिंग क्या है? मुझे सिर्फ सच बताओ। जिस पर वह कहती है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं यहाँ सिर्फ आपके भतीजे से शादी करने आई हूँ। फैंग बोलता है, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ? मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मुझे सच बताओ। इस पर वह कहती है, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं यहाँ एक प्लानिंग के साथ आई हूँ, पर अंकल मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए आई हूँ। जिस पर फैंग बोलते हैं, तुम किससे शादी करने आई हो, उससे शादी करो, निकलो। पर वह सामने से कहती है, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं उसके साथ शादी करूं? पर मैं नहीं कर सकती। जिससे मैं प्यार नहीं करती उससे शादी कैसे करूं? और वह फैंग का हाथ पकड़ते हुए कहती है, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं उसके साथ शादी करूं? जिस पर फैंग बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जिससे करनी है करो। और तभी कार रुकती है क्योंकि जहाँ पर तांग को उतरना था वह जगह आ गई थी। इसलिए वह फैंग से कहती है, ठीक है, मुझे यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए बहुत शुक्रिया अंकल। वह जाने वाली होती है पर तभी फैंग उसे रोक लेता है और कहता है, मुझे अंकल मत बोलो, मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी। इस पर तांग फैंग को सेड्यूस करते हुए कहती है, तो आप चाहते हैं कि मैं आपको अंकल न बोलूं, तो इसका मतलब साफ है कि आप एक ज़्यादा निजी रिश्ता बनाना चाहते हैं। और वह उसे किस करने वाली होती है, पर तभी फैंग उससे दूर हो जाता है और उसे कार से बाहर जाने को कहता है। अब वह कार से बाहर आती है। बाहर बारिश हो रही थी। तभी उसके पास एक बस स्टैंड आता है और एक अम्ब्रेला देती है। वह कहती है, यह सब मैंने आपके लिए दिया है। जिस पर वह कहती है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? असिस्टेंट कहता है, पूछिए। वह 4 साल पुराना फैंग का बिजनेस कार्ड दिखाते हुए कहती है, क्या इस पर जो नंबर है उससे मिस्टर फैंग से बात हो सकती है? जिस पर असिस्टेंट कहता है, आप ट्राई करके देख सकती हैं। वह कहती है, थैंक यू, मैं समझ गई। असिस्टेंट कार में आ जाता है और तांग का मैसेज फैंग के पास आता है, जिसे देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वह असिस्टेंट से कहता है, क्या तुमने कुछ बोला? जिस पर वह कहता है, उन्होंने आपका 4 साल पुराना बिजनेस कार्ड दिखाकर पूछा था, क्या वह आपसे कांटेक्ट कर सकती हैं? जिस पर यह अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और वह ख्वाब देखने लगता है कि वह तांग के साथ में है और वह कह रही है, हाँ, मैं तुम्हें पोक कर रही हूँ, मैं तुम्हें सेड्यूस कर रही हूँ और मैं एक प्लानिंग के साथ यहाँ आई हूँ, तो तुम क्या कर लोगे? जिस पर फैंग उसे किस करता है और इस किस के साथ ही इस बेचारे का ख्वाब टूट जाता है। अब हम तांग को देखते हैं जो शी से मिलने आई थी। वह उससे पूछती है, तुमने यहाँ मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया, वह भी इतनी रात को? जिस पर शी बोलता है, मुझे यह बताओ, क्या सच में तुम मेरे अंकल को ट्रिक करके प्रेग्नेंट होना चाहती हो? क्योंकि मेरे अंकल एक नंबर के डेविल हैं। उनकी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं है और न ही आज तक मैंने किसी लड़की को उनके साथ देखा है। लेकिन 5 साल पहले तुम्हारे और उनकी बेटी के बीच जो भी हुआ, मुझे लगता है तुम उनके दिल में हो। इसलिए आप हमको बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए, वह आपकी मदद ज़रूर करेंगे। जिस पर वह कहती है, बिल्कुल नहीं, अगर मैंने सच बताया तो सबसे पहले वह तुम्हें ही मार डालेंगे। शी कहता है, पर ऐसा क्यों? तांग बोलती है, वह इसलिए क्योंकि उस दिन जब यह सब कुछ हुआ था तो जाने से पहले मिस्टर फैंग ने मुझसे कहा था, मेडिसिन ले लेना क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जिस पर शी कहता है, तो फिर तुमने मेडिसिन नहीं ली? तांग जवाब देती है, उसी वक्त मेरे डैड मुझे लेने आ गए थे और जब हम रोड पर जा रहे थे तो अचानक से एक्सीडेंट हो गया और मुझे बचाने के चक्कर में मेरे डैड की डेथ हो गई, तो मैं उसी में उलझ कर रह गई। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और क्योंकि मुझे पहले ही मना किया गया था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी बेटी को छुपा कर ही रखूँगी। पर अब एक बार फिर से तुम मुझे फैंग से मिलवा दो। शी बोलता है, ओके, एक बर्थडे पार्टी है, मैं उस दिन मिलवाने का प्लान करता हूँ। पर तभी तांग के पास फैंग का रिप्लाई आता है और उसने भी उसे उस डिनर पार्टी में आने को कहा। यह देखकर दोनों ही खुश हो जाते हैं। शी तांग से कहता है, तुम टाइम पर उस जगह पहुँच जाना। इसके बाद हम एक होटल देखते हैं जहाँ पर वह डिनर पार्टी होने वाली थी। यहाँ पर तांग आती है तो सबसे पहले उसे शी मिलता है और वह तांग को देखकर कहता है, तुम इस तरह की ड्रेस पहनकर क्यों आई हो? वह कहती है, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं अपने कपड़े लेकर आई हूँ। वह कहता है, चलो सबसे पहले चेंज कर लो, और उसका हाथ पकड़कर उसको वहाँ से ले जाने लगता है। पर तभी तांग की नज़र सामने से आते हुए फैंग पर पड़ जाती है, जिसको देखकर ये दोनों ही रुक जाते हैं।
वह पूछता है क्या हुआ, जिस पर शी बोलता है तांग ड्रेस चेंज करने जा रही है। तांग भी वहाँ से चली जाती है। अब शी फैंग से पूछता है आपका तांग को लेकर क्या ख्याल है, जिस पर फैंग बोलता है मुझे वॉशरूम जाना है और वहाँ से चला जाता है। अब हम तांग को चेंज करते हुए देखते हैं, पर फैंग भी उसी रूम में आ जाता है। तांग कहती है आप यहाँ, जिस पर वो बोलता है मुझे सच जानना है, आज का ही नहीं 5 साल पहले का भी। जिस पर तांग कहती है मैं सिर्फ आपकी होना चाहती हूँ, और वो फैंग से अपने ड्रेस का बटन बंद करने को कहती है। फैंग उसकी गर्दन को छूता है तो तांग की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। अब हम शी को देखते हैं। उसके पास उसके दोस्त आते हैं और पूछते हैं यहाँ क्यों खड़े हो, जिस पर वो कहता है कि मैं तांग का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो चेंज करने गई है। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं चलो हम भी उधर ही चलते हैं, और वो सब उधर ही आने लगते हैं। तभी दरवाज़ा नॉक होता है तो तांग घबरा जाती है, पर तभी फैंग उसको कमर से पकड़कर अपने करीब खींचता है और कहता है तुम घबरा क्यों रही हो, तुम तो मेरे साथ हो और मुझे पसंद भी करती हो ना। जिस पर वो कहती है सही कहा, मैं तुमको पसंद करती हूँ। जिस पर फैंग बोलता है मैं कैसे यकीन करूँ तुम पर। वो उसे किस करने के लिए उसके पास आती है तो वो अपना चेहरा घुमा लेता है। अब वो उसे घुमाकर उसकी ड्रेस के बटन बंद करता है। तभी तांग का फ़ोन बजता है। फैंग जल्दी से कॉल उठा लेता है। जिंग जिंग ने वीडियो कॉल किया था और वो बोलती है मॉम आप कहाँ हो। ये सुनकर तो फैंग शॉक हो जाता है और कहता है ये क्या है। तांग के चेहरे का तो रंग ही उड़ चुका था, उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। फैंग बोलता है मुझे सच बताओ। जिस पर तांग बोलती है दरअसल 5 साल पहले जब मुझे घर से निकाल दिया गया था तो मैं कहीं और चली गई थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने पैसे कमाने के लिए एक अनाथ आश्रम में जॉब की। वहाँ मुझे ये बच्ची मिली और वो मुझे मॉम बुलाने लगी। फैंग पूछता है ये कितने साल की है। वो कहती है 4 साल की है। तांग कहती है प्लीज़ मुझे फ़ोन दे दो, मैं उससे बात कर लेती हूँ पहले, उसके बाद तुमको जो सवाल पूछने हैं पूछ लेना। फैंग फ़ोन देता है। तांग जिंग जिंग से बात करती है। जिंग जिंग पूछती है मॉम आप कहाँ पर हो। तो तांग बोलती है मुझे एक ज़रूरी काम है, तुम आंटी लिंडा के पास रहना, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगी। इसके बाद वो कॉल कट कर देती है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। फैंग पूछता है तुम रो क्यों रही हो। तो वो कहती है वो छोटी बच्ची बीमार है और अस्पताल में है, इसलिए मैं थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ। इसके बाद वो उठकर फैंग के पास आती है और उसको कहती है तुमने क्या सोचा है। फैंग बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वो कहती है तुम मुझे चाहते हो, और उसके हाथ को और टाइट पकड़ लेती है। तो वो बोलती है अपनी फीलिंग्स को छिपाओ नहीं, बोलो तुम मुझे चाहते हो ना। और वो उसके करीब जाने लगती है, पर फैंग उसको दूर करके वहाँ से चला जाता है। अब हम फैंग को उसके असिस्टेंट के साथ देखते हैं। वो उससे पूछता है तुमको जो मैंने काम दिया था वो हुआ क्या। जहाँ पर असिस्टेंट बताता है जैसा आपने बोला था वैसा हो गया, मैंने पिछले 5 साल के सारे रिकॉर्ड निकाल दिए हैं। टोंग के बारे में फैंग पूछता है तो असिस्टेंट बोलता है 5 साल पहले टोंग को उसके घर से निकाल दिया गया क्योंकि उसकी वजह से उसके डैड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। फैंग पूछता है कैसे। असिस्टेंट बोलता है क्योंकि उनके डैड उन्हें पिक करने गए थे। फैंग पूछता है इससे मेरा कोई रिलेशन है क्या। जिस पर वो कहता है हाँ, क्योंकि उससे पहले रात टोंग का बर्थडे था और आप उसके साथ थे। एक्सीडेंट के तुरंत बाद उसे वहाँ भेज दिया गया और उनको उनके डैड का फ्यूनरल भी अटेंड नहीं करने दिया गया। फैंग बोलता है एक काम करो, टोंग से रिलेटेड एक लड़की है जिसका नाम जिंग जिंग है, वो उसमें है, उसके बारे में पता करो, वैसे हाल ही में वो हॉस्पिटल में है। असिस्टेंट ओके। अब हम टोंग को शी के साथ देखते हैं। वो पूछता है कुछ हुआ। वो इनकार करती है और पूछती है फैंग कहाँ पर है। वो कहता है पार्टी में है, वैसे इनविटेशन तुम्हारी फैमिली को भी गया है और तुम्हारी मॉम और सिस्टर भी आई हुई हैं। इसके बाद वो उसे अंदर ले जाता है। वहाँ पर बैठे लोग आपस में बातें करने लगते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की फियांसे है, ये तो बात ही खूबसूरत है। वाइस प्रेसिडेंट तो बहुत ही ज़्यादा लकी है। इन दोनों की नज़र सबसे पहले फैंग पर ही पड़ती है। फैंग के पास एक लड़की बैठी हुई थी। टोंग शी से पूछती है ये लड़की कौन है। वो बताता है ये सुन परिवार की लड़की है जिसको और ये अंकल को पसंद करती है। अंकल पर इसको बहुत बड़ा क्रश है। जिसू की नज़र जैसे ही टोंग पर पड़ती है तो उसे याद आता है कि उसने 5 साल पहले इस लड़की को फैंग के साथ देखा था। जिसू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह अपने मन में सोचती है ये विच फिर से वापस आ गई मेरे प्यार को चोरी करने। टोंग शी से बोलती है यह लड़की मुझे ऐसे घूर रही है जैसे मुझसे मार डालेगी। जिस पर शी बोलता है
शायद वह तुम्हें हेट करती है। और तभी वह इन दोनों के पास आ जाती है और शी से कहती है, तो यह तुम्हारी क्या फियांसे है? दिखने में तो ठीक ठाक ही है। टोंग शी कहता है, यह लड़की कौन है? क्या तुम मुझे इससे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? जिस पर वह कहता है, यह सुन परिवार की लड़की है। जिसू टोंग की तरफ हाथ बढ़ाती है तो वो उसके हाथ को पीछे करते हुए कहती है, मैं अपनी हैसियत वाले लोगों से ही हाथ मिलाती हूँ, और वैसे भी तुम्हारे तो कोई औकात नहीं है। तुमने तो अपने डैड पर ही पनौती डाल दी थी, इसलिए उनकी डेथ हो गई। और वह सभी लोगों से कहती है, देखो यह वही लड़की है जिसने अपने ही डैड का मर्डर किया है। सभी लोग उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। जिसू उसकी इंसल्ट करते हुए कहती है, तुम सच में बहुत ही वाहियात हो, तुम सबके लिए मनहूस हो। ये सुनकर उसको गुस्सा आता है और वह उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है, कैसी है, अपनी औकात में रहो। जिसू भी उसे मारने की कोशिश करती है, पर शी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना तुम सीधा हमारे परिवार से पंगा लेगी और फिर तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा और बिजनेस में भी बहुत लॉस हो सकता है। इसके बाद तो यह विच और भी ज़्यादा गुस्से से पागल हो जाती है। वह दोबारा से मारने की कोशिश करती है, पर फैंक आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, यह सब क्या हो रहा है? जिस पर वह कहती है, उस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा है। तब सामने से टोंग बोलती है, इसने मुझे बुली किया, इसलिए फैंक भी टोंग की ही साइड लेता है। तभी यहाँ पर टोंग की दादी और उसकी बहन आती हैं। दादी आप ही कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके साथ ऐसे बात करने की? और वैसे यह बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ पर वापस आने के लिए मना किया गया था। फिर टोंग जिसू से माफ़ी मांगने के लिए बोलती हैं, पर टोंग कहती है, बिल्कुल नहीं, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। जिस पर दादी को गुस्सा आता है और वह मारती हैं। यह देखकर फैंक और शी दोनों को भी गुस्सा आता है। फैंक टोंग को संभालता है और दादी से कहता है, बस बहुत हुआ, आप इसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकती। अब यह आपके परिवार की नहीं है, अब यह हमारे परिवार की सदस्य बन चुकी है। जिस पर टोंग भी कहती है, सही कहा, वैसे भी 5 साल पहले आपने अपनी परिवार से मुझे भगा दिया था, तो आपका कोई हक नहीं है मुझे कुछ भी बोलने का। जिस पर उसकी दादी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और एक बार फिर से वह अपनी स्टिक से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन फैंक उनकी स्पीड पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आपको समझ नहीं आता कि अब यह आपके परिवार से नहीं है। पहले ही उसकी एंगेजमेंट मेरे भतीजे से हो चुकी है। उसके बाद वह शी से कहता है, टोंग को हॉस्पिटल लेकर जाओ, पर तभी वह कहती है, बिल्कुल नहीं, आप मुझे लेकर चलिए। शी बोलता है, चलो मैं लेकर चलता हूँ। पर वह गुस्से में उसे ढूंढती है तो वह कहता है, अंकल मुझे यहाँ पर बहुत सारे काम हैं, मुझे गेस्ट को भी हैंडल करना है, आप लेकर जाइए। फिर वह एक बार फिर से उसके ऊपर चिल्लाती है, जिस पर फैंक ज़ोर से उनके ऊपर चिल्लाता है, जिससे उनकी हालत ख़राब हो जाती है। वह अपने गार्ड से कहता है, इनको घर पर छोड़ कर आओ, और वह उन्हें ले जाता है। अब फैंक भी टोंग को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद जिसू भी पीछे जाने लगती है, पर तभी शी उसे रोक देता है और कहता है, तुम्हारी जैसी लड़की कभी भी मेरे अंकल के दिल में जगह नहीं बना सकती, और अगर तुम उनके पीछे जाओगी तो उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है, तुम्हें ही भारी पड़ेगा। इसके बाद हम पैंक को टोंग के साथ देखते हैं, जहाँ पर वह पैंक से कहती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, क्या तुम मुझे हक करोगे? पर वह इनकार करता है। जिस पर वह कहती है, तुम मुझे पसंद करते हो, यह बात तुम स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? इस पर वह उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। अब हम इसे घर पर देखते हैं, जहाँ पर टोंग के लिए डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। डॉक्टर बताते हैं कि उसे बहुत ही तेज़ बुखार है, शायद उसे ठंड लगी है। इस पर फैंक याद करता है कि वह बारिश में भागते हुए गिर गई थी। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देते हैं और कहते हैं, इनका अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि वह बेहोश थी, इसीलिए बेहोशी में अपनी डॉक्टर को याद करने लगती है। इस पर फैंक उससे पूछता है, क्या तुमने 4 साल पहले मेरे बेबी को मुझसे बिना पूछे जन्म दिया है? पर वह काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रही थी, इसीलिए वह सिर्फ उसका नाम लिए जा रही थी। पर अंततः उसे होश आ जाता है और उसके पास फैंक होता है। वह कहता है, तुम मुझे पसंद करते हो, यह चीज़ स्वीकार करो। वह उसे किस करने वाली थी, पर वह फिर से अपना चेहरा घुमाता है, लेकिन यह कहाँ रुकने वाली थी, उसे किस कर लेती है। जिस पर फैंक उसे पीछे करता है, लेकिन वह फिर से उसे किस करती है। वह फिर से धक्का देकर वहाँ से जाने लगता है, पर टोंग उसे पकड़ लेती है। फैंक कहता है, तुम पागल हो चुकी हो, क्या मुझसे दूर रहो, लेकिन वह सुनने का नाम नहीं लेती। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंक उसे बांध देता है। उसे एक इम्पॉर्टेंट कॉल आता है।
वह वहाँ से चला जाता है और यह बच्ची चिल्लाती रह जाती है। इसके बाद हम अगले दिन टोंग को शी के साथ देखते हैं। वह पूछता है क्या हुआ था, जिस पर वह उसे सारी बातें बताती है। टोंग कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे अंकल कभी मेरे करीब नहीं आएंगे और कभी मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत कुछ मेरी लाइफ से चला जाएगा। शी बोलता है तो फिर तुमने क्या सोचा है, जिस पर वह कहती है आज रात मैं टॉयलेट जाऊंगी और वहां जाकर उनको सिड्यूस करूंगी। उसके बाद मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊंगी। हम नाइट का सीन देखते हैं जहां पर फैंग अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उसका दोस्त लड़कियों को रूम के अंदर बुलाता है और इन लड़कियों में टोंग भी होती है और इन सभी ने फेस पर मार्क लगाया हुआ था। फैंग का दोस्त उससे कहता है इन लड़कियों में से एक लड़की चुनो अपने लिए, पर वह इनकार कर देता है, जिस पर उसका दोस्त ही एक लड़की चुनता है और वह किसी और को नहीं बल्कि टोंग को ही बुलाता है और कहता है जल्दी से सर को वाइन सर्व करो। वह फैंग को वाइन सर्व करती है, पर फैंग उसे पहचान जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वह गुस्से में उसे पीछे धक्का देता है, जिस पर उसका दोस्त टोंग को कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने को कहता है। वह जाने लगती है, पर उसका दूसरा दोस्त उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है यहीं पर रुको, वैसे क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी रूम में। ये देखकर फैंग को गुस्सा आता है और वह उसका हाथ छुड़ाता है और पैसे भी हवा में उड़ाकर उसे रूम से बाहर ले जाकर कहता है यह सब क्या है, तुम पागल हो चुकी हो क्या। अभी मैं तुम्हारे फियांसे को बुलाता हूँ और तुम्हें घर भेजवाता हूँ। जिस पर वह कहती है मैं तुम्हारी वुमन हूँ और मुझे तुम ऐसे नहीं भेज सकते, और उसे किस कर लेती है। पर तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है तो फैंग उसे खुद से दूर करता है। असिस्टेंट कहता है सर आपने जो काम दिया था वह हो गया। अब वह असिस्टेंट के साथ चला जाता है। टोंग समझ गई थी कि फैंग ने जिंग के बारे में पता करवाया है। इसके बाद हम फैंग को असिस्टेंट के साथ रूम में देखते हैं जहां पर फैंग फाइल पढ़ रहा था और उसे पता चल जाता है कि जिंग उसी की डॉटर है और फिलहाल वह बहुत ही ज़्यादा बीमार है। रूम की बाहर हम टोंग को खड़े हुए देखते हैं जो कि सारी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। असिस्टेंट रूम के बाहर आता है, वह चला जाता है। गुस्से में फैंग उसे रूम के अंदर खींचता है और कहता है तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि वह मेरी डॉटर है, और उसे गुस्से में किस करता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर ये लोग इंटीमेट हुए थे। फैंग टोंग के ऊपर उसके कपड़े फेंकते हुए कहता है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, जिस पर वह कहती है कोई झूठ नहीं बोला है, दरअसल वह तुम्हारी डॉटर है ही नहीं, वह मेरी और मेरे एक बॉयफ्रेंड की डॉटर है। 5 साल पहले मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थी, पर सिर्फ हमारा रिलेशन टूट गया। जिस पर वह कहता है मैं पागल नहीं हूँ, मुझे सब समझ आता है, क्योंकि वह बीमार है इसलिए तुम्हें दूसरा बेबी चाहिए, इसलिए तुम मुझे सिड्यूस करने के लिए आई हो। इस पर वह इनकार करती है और यह चीज़ स्वीकार ही नहीं करती। वह उसे बोलती है जो तुम्हें पसंद करती है इसलिए यहाँ पर मैं हूँ, और वह उसे बैक हग करने वाली थी, पर फैंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह रात के 2 बजे शी से मिलने के लिए आता है और कहता है जिंग मेरी डॉटर है, यह बात तुम्हें पता थी क्या। इस पर वह सामने से बोलता है तो फाइनली आपको सच पता चल ही गया, मैंने तो पहले ही उसे बोला था कि आपको सब सच बता दें। चलो खैर, जब आपको पता चल ही गया है तो हाँ, वह आदमी की डॉटर है और फिलहाल वह बहुत ज़्यादा बीमार है। अब शी फैंग से स्माइल करते हुए पूछता है क्या आप सेक्स करके आए हो उसके साथ, जिस पर वह गुस्से में उसे पर चिल्लाता है। फैंग शी से पूछता है तुम्हें क्या लगता है उसने यह बात मुझसे क्यों छुपाई, जिस पर वह जवाब देता है क्योंकि उसे लगता है आप बच्चों से नफरत करते हैं, आपको बच्चे जरा भी पसंद नहीं हैं और शायद आपने भी उसे यही बोला था। इसके बाद हम टोंग को हॉस्पिटल में जाते हुए देखते हैं जहां पर उसकी बहन पहले से मौजूद थी। इसके बाद वह जल्दी से अपनी डॉटर से मिलाती है। वह अपनी डॉटर से मिलकर बहुत खुश होती है। उसकी डॉटर भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अब हम इन दोनों बहनों को बात करते हुए देखते हैं जहां पर उसकी बहन पूछती है क्या तुम अब मुझे सब बताओगी, जिस पर वह बोलती है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मुझे लगता है अब मैं प्रेग्नेंट हो ही जाऊँगी। अब हम टोंग को घर पर आते हुए देखते हैं। वह घर में घुसने ही वाली थी कि तभी पीछे से फैंग आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वह भी घर के अंदर आ जाता है और बस फिर क्या था, यह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह हम दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ पर टोंग बोलती है क्या तुम मेरी मदद कर रहे हो, जिस पर वह कहता है बिल्कुल नहीं,
वह मेरी भी डॉटर है, इसलिए यह मेरा फ़र्ज़ बनता है। इसके बाद फैंग टोंग को अपने घर पर लेकर आ जाता है। अब हम रोड पर जिसू को देखते हैं, जो फैंग की कार के सामने खड़ी थी और उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थी। वह फैंग से बात करना चाहती थी, पर हमारा हीरो ज़रा भी भाव नहीं देता और कार के साथ वहाँ से चला जाता है और यह गुस्से में ही रोड पर खड़ी रह जाती है। अब हम शी को टोंग के साथ कॉल पर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वह पूछता है, तुम कहाँ पर हो और कहाँ जा रही हो? जिस पर वह जवाब देती है, मैं रिसेप्शन सेंटर में हूँ और जल्द ही कंपनी आ रही हूँ खाना लेकर। उसके बाद वह कॉल कट कर देता है। अब वह अपने अंकल को यह बात बताता है, जिस पर फैंग उसको एक फ़ाइल देते हुए कहता है, तुम्हें इसे देखने की ज़रूरत है। वह देखता है, उसमें कुछ फ़ोटो थे जिसमें टोंग, उसकी बेटी और उसकी बहन होती है, जिसको देखकर वह शॉक होता है और कहता है, आपकी बहन सच में उसकी मदद कर रही थी। वह हमें जवाब देता है। अब फैंग कहता है, क्या तुमने कभी मेरी बेटी को देखा है जब तुम उससे मिले थे? वह कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने उसे कई बार देखा है। जिस पर फैंग बोलता है, पर मैंने उसे कभी नहीं देखा। क्या तुम मेरे साथ उसे देखने के लिए अस्पताल चलोगे? जिस पर वह ओके बोल देता है। अब हम फैंग को उसके कैबिन में बैठे हुए देखते हैं। टोंग उसके लिए खाना लेकर आती है और कहती है, यह मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है और खाना दिखने में वाकई बहुत अच्छा होता है। तभी फैंग के पास एक कॉल आती है, इसीलिए टोंग बोलती है, तो मैं जाती हूँ, पर वह इशारे में उसे जाने से मना करता है। वह कॉल कट करता है और चेयर पर बैठते हुए कहता है, मेरा सर बहुत दुख रहा है। वह सर दबाने लगती है और तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी जिंग याह की फ़ोटो पर पड़ती है और वह शॉक होती है। फैंग जल्दी से फ़ोटो को छुपा देता है और कहता है, हमें एक इवेंट में जाना है, चलो, और उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। अब हम इन दोनों को कार में देखते हैं, जहाँ पर टोंग फैंग को बिस्किट खाने को देती है, पर वह इनकार करते हुए कहता है, क्या मैं तुमको छोटा बच्चा दिखता हूँ जो मैं यह कैंडी खाऊं? और वो कार में उसे किस करने वाला था, वह उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाता है। वह उसे किस कर पाता, उससे पहले ही ड्राइवर ब्रेक लगा देता है और कहता है, सर हम पहुँच गए हैं। इसके बाद वो कार से उतरकर चला जाता है। ये दोनों एक ऑक्शन में आए थे। यहाँ पर जीसो भी मौजूद थी। जब ये दोनों आते हैं तो कुछ लड़कियाँ इनको देखकर बातें करने लगती हैं कि यह तो इनके भतीजे की फियांसी है, पर यह इनके साथ क्यों आई है? अब और वह उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें कर रही थी। ये सारी बातें सुनकर इस बेचारी को बुरा लगता है और ये वॉशरूम में जाती है, पर तभी यहाँ पर जीसो आ जाती है और वह आकर कहती है, क्या तुम्हारे यही काम है? क्या तुम मेरे प्यार को मुझसे छीनना चाहती हो? जिसमें सामने से टोंग बोलती है, क्या तुम्हारे भी यही काम है? जो लड़का तुमने इंटरेस्टेड नहीं है उससे परेशान करना, उसकी ज़िंदगी में घुसना? जिस पर जीसो उसके ऊपर हाथ उठाती है, पर वह तो हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अपना हाथ अपने पास रखो, मुझसे पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर वहाँ से चली जाती है। जीसो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जैसे तुम्हारे बाप को मरवाया था वैसे तुम ही मरवा दूंगी। जब टोंग वहाँ पर आती है तो फैंग पूछता है, आखिर हुआ क्या? वह कहती है, मैं एकदम ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हूँ आप। अब ऑक्शन शुरू होता है। अब यहाँ पर जीसू को लाया जाता है। जैसे ही वह आती है तो टोंग उसको देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फैंग बोलता है, तुमको ही डिसाइड करना है किसके साथ क्या होगा। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जीसू अपने फादर के सामने बैठी थी और उसके फादर उसके ऊपर चिल्ला रहे थे कि उसने क्या कर दिया, दूसरों को कैसे परेशान कर सकती है। उसकी वजह से उनके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आ गई हैं और कहते हैं, जाकर चुपचाप माफ़ी मांग लेना। जब वह इनकार करती है तो थप्पड़ मारते हैं और माफ़ी मांगने को कहते हैं। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर वह टोंग के सामने बैठी थी और वह माफ़ी मांगती है, पर टोंग बोलती है, जो तुमने किया है उसकी तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, बल्कि जो तुमने किया है मैं भी वही करूँगी। जिस पर वह गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाती है। टोंग उसकी तरफ बढ़ती है, वह ज़मीन पर लेट जाती है। वह असिस्टेंट की तरफ इशारा करता है। असिस्टेंट उसे बिठाता है, जिसके बाद टोंग उसे 2 थप्पड़ मारती है। जिसके बाद जीसू को बहुत गुस्सा आता है, पर वह कहती है, तुमने जो किया है तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। पर तभी टोंग अपने हाथ में एक चाकू उठा लेती है और वह उसे इतना डराती है कि वह बेहोश हो जाती है। जिसके बाद असिस्टेंट उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद यह दोनों एक दूसरे को किस करने वाली होती हैं। तभी यहाँ पर शी आ जाता है, जिसके बाद टोंग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फैंग को शी पर इतना गुस्सा आता है कि वह उसे साइड में ले जाकर बहुत ज़्यादा मारते हैं। अब हम उसे घर पर देखते हैं,
जहाँ पर टोंग सो रही थी और फैंग उसे खड़ा होकर देखता है। उसके पास आता है और बैठ जाता है और उसके गाल पर किस करता है और उसे गुड नाइट बोलता है। पर टोंग बोलती हैं, तुम आगे आए हो, और आंखें खोलती हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत प्यार भरी बातें होती हैं और टोंग उसे पीठ पर लिटा देती है और कहती हैं, आज मेरा फुल मूड है। तभी फैंग भी उसे पीठ पर घुमा देता है और कहता है, मेरा भी, और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन चेक करती है कि क्या वह प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी किट में एक ही लाइन आती है, जिसके बाद वह अपनी सिस्टर को मैसेज करती हैं कि प्लीज़ मेरे साथ हॉस्पिटल चलना कल। अब अगले दिन हम इन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं। रिपोर्ट आती है, डॉक्टर बताती हैं, कंग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट हैं। यह सुनकर यह दोनों ही बहुत खुश हो जाती हैं। असिस्टेंट भी वहीं था और वह भी यह सुन लेता है, जिसके बाद वह जल्दी से कॉल करके यह बात फैंग को बता देता है कि मैडम प्रेग्नेंट हैं। टोंग की बहन थोड़ी सी परेशान थी। वह कहती हैं, तुम परेशान क्यों हो? इस पर वह कहती हैं, मैं जीसू को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वह बहुत बुरी है, वह अपना बदला लेने की पूरी कोशिश करेगी, और अब क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो तो मुझे फिक्र हो रही है, कहीं वह तुम्हारे साथ कुछ करने दे। जिस पर वह कहती है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, वह कुछ नहीं कर पाएगी। उसकी बहन कहती हैं, चलो अब जिंग से मिलाने चलते हैं। इसके बाद यह दोनों उससे मिलाने के लिए आ जाती हैं। अपनी माँ को देखकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। टोंग कहती हैं, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। जिस पर कहती हैं, मम्मी के पेट में बेबी है। जिस पर टोंग की बहन कहती है, यह एक सीक्रेट है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, यह सिर्फ हम लोगों के बीच ही रहेगा। जिस पर वह ओके बोल देती है। इसके बाद वह अपनी माँ से कहती हैं, मम्मी अब मुझे डैडी से भी मिलाना है, आप मुझे डैडी से कब मिलवाएंगी? जिस पर वह कहती हैं, बहुत जल्द। जिस पर जिंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और ताली बजाने लगती है। अब टोंग वहाँ से जा रही होती है। उससे पहले जिंग बुलाती है, मम्मा मेरी तरफ से डैडी को हेलो बोलना, आई लव यू भी बोलना चाहती हूँ कहना, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। जिस पर टोंग कहती है, ठीक है मैं बोल दूँगी, और वह उसे बाएं बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यह दोनों उससे मिलाने के लिए आ जाती हैं। अपनी माँ को देखकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। टोंग जिंग से कहती हैं, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। इसके बाद हम फैंग को देखते हैं, क्योंकि घर पर था और उसने टोंग को बहुत सारे मैसेज किए हुए थे कि वह कहाँ पर है, कितनी देर में आएगी, पर एक भी रिप्लाई नहीं मिला था, और वह बड़ी लिस्ट जिसे उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वह घर पर आती है, वह ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वह इंतज़ार कर ही नहीं रहा था, पर टोंग भी उसको बिना कुछ बोले अंदर जाने लगती है। वह पूछता है, तुम कहाँ गई थी? वह कहती है, मुझे अपनी बहन से कुछ काम था। जिस पर वह कहता है, पर तुम्हारा रिश्ता तो तुम्हारे परिवार से है ही नहीं। वह कहती है, मेरी बहन से मेरा अच्छा रिश्ता है, इसलिए मैं उससे मिलने गई थी। जिस पर वह कहता है, सही कहा, अगर अच्छा रिश्ता नहीं होता तो तुम उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाती। यह सुनकर वह शॉक होती है और फैंग से बोलती है, तुम्हें यह कैसे पता? जिस पर वह गुस्से में आता है और कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो, पर यह बात तुमने मुझे नहीं बताई, तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो? तुमने पहले बच्चे की बात भी मुझसे छुपाई थी। तुम्हारी वजह से मैंने उसे बड़े होते हुए नहीं देखा, उसका ख्याल नहीं रखा। क्या तुम फिर से भागना चाहती हो? प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, ये मेरा भी बच्चा है, मैं इस बात में भागने नहीं दूंगा। जिस पर टोंग उसे ग्रिप कर लेती है और बस फिर क्या था, इन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। अगले सीन में हम टोंग और उसकी बहन को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर टोंग अपनी बहन से कहती है, मैं फैंग को एक चांस देना चाहती हूँ, और वह अपनी बहन से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या बोलोगी? कहीं ऐसा तो नहीं मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ? जिस पर उसकी बहन कहती है, तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे भी हर सुबह उठते ही तुम्हारी डॉटर पूछती है कि मेरे फादर कब आएंगे। जब मैं यह सुनती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसे सच में एक फ़ादर की ज़रूरत है। वैसे तुम इन्हें दोनों को कब मिलवाओगी? मैं सोच रही हूँ उसे अम्यूज़मेंट पार्क लेकर जाऊँ और वहीं पर मुलाकात करवा दूँ। इस पर उसकी बहन कहती हैं, अगर तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो मुझे बता देना। पर यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम फैंग और शिवी को कार में देखते हैं, जहाँ पर टोंग उसे पूछती हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? वह जवाब देता है, ये एक सीक्रेट है। जिसको वह कहती हैं, तुमने फिर से मेरे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट तैयार किया है। जिस पर वह कहता है, मैं रोमांटिक इंसान नहीं हूँ। इस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रोमांटिक बन जाऊँ।
पर क्या तुम्हें डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं। जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ कभी भी डर नहीं लगता। वह कहते हैं, तुम सच में बहुत स्वीट हो। कहती हैं, क्या अब हम चले? जिस पर वह कहते हैं, उससे पहले मुझे कुछ चाहिए। और वह दोबारा से किस करने वाला था कि तभी असिस्टेंट कार में आ जाता है और कहता है, क्या सर हम चले? जिस पर वह हाँ कहते हैं। अब यह दोनों एक जगह पर आते हैं जिसे देखकर वह खुश हो जाती हैं और कहती हैं, क्या यहाँ पर हम दोनों कैंडल लाइट डिनर करने वाले हैं? तुम्हें ये पसंद नहीं आया? वह कहती है, ऐसी बात नहीं है, ये थोड़ा सा रोमांटिक है, पर यह सरप्राइज़ अच्छा है। जिस पर फैंग बोलता है, ये सरप्राइज़ नहीं है, सरप्राइज़ अभी मिलेगा। और अंदर से उसकी बहन केक लेकर आती है और उसको हैप्पी बर्थडे बोलती है। ये देखकर वह शॉक हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ पर कैसे? और वह फैंग से पूछती है, तुम मेरी बहन से कब मिले और कहाँ पर मिले? जिस पर वह कहता है, आज तुम्हारा बर्थडे है और हमें सेलिब्रेट करना है। तभी अंदर से शिवी भी आती है और उसके साथ जिंग भी होती है। अब हम दूसरी तरफ अपने हीरो और हीरोइन को देखते हैं जिनके बीच रोमांस चल रहा था। और फिर इस रोमांस के बीच में ही टोंगफांग को बताती हैं, मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहती हूँ। जिसके बाद यह दोनों अगले दिन उसकी दादी के पास पहुँच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वह उनके पेरेंट्स के बारे में जानती हैं। पहले तो दादी बहुत भाव खाती हैं, लेकिन फिर बताती हैं, जहाँ तक मैंने सुना है तुम्हारे असली फादर का बिजनेस बहुत अच्छा था, पर उन्हें बिजनेस में लॉस हो गया और उन्होंने तुम्हें खो दिया। और फिर जिनको तुम मिली उन्होंने तुम्हें अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया जहाँ से तुम्हारे फादर तुम्हें लेकर आए थे। इसके बाद वह उसे एक लॉकेट देती हैं और कहती हैं, जब तुम्हें लाया गया था तुम्हारे पास यही लॉकेट था। इसके बाद हम फैंग के दादाजी को देखते हैं जो कि घर पर आते हैं और जब वह जिंग से मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम इन्हें सभी को एक साथ बैठे हुए देखते हैं जहां पर उसके दादाजी पहले तो गुस्सा करते हैं लेकिन बाद में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद फैंग और टोंग की दादी से मिलने जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वह दोनों जल्दी शादी कर रहे हैं। यहाँ पर वह उनसे जिंग को भी मिलवा देते हैं। इतनी प्यारी सी बच्ची से मिलकर वह भी इन लोगों को माफ़ कर देती है। अब हम इनकी शादी देखते हैं, लेकिन शादी के बीच में हम जिसू को देखते हैं जो कि चुपचाप टोंग के हेयर चुरा रही थी। इसके बाद फाइनली हीरो और हीरोइन की शादी हो जाती है और फिर हम इनको घर पर देखते हैं जहां फैंग टोंग को किस करता है। अब हम जिसू की मॉम को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उसके डैड पूछते हैं, क्या हुआ? जिस पर वह बताती है, आज मैं मैरिज में गई थी जहाँ पर मैंने टोंग को पहली बार देखा और ऐसा लगा जैसे मैं उसे पहले से जानती हूँ। वह बिल्कुल वैसी है जैसी मैं हूँ। वह दिखने में अपनी बहन जैसी है। वह शायद हमारी खोई हुई बेटी है। यह सुनकर तो उसके डैडी शॉक हो जाते हैं। अब अगले दिन हम जिसू को देखते हैं जो कि अपने डैड का हेयर सैंपल लेती है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए और डीएनए टेस्ट होने के लिए दे देती है। दूसरी तरफ हम उसकी मॉम को देखते हैं जो कि छिपकर टोंग को देख रही थी, पर उससे रहा नहीं जाता, इसलिए वह उससे मिलने जाती है और उससे बहुत ही अच्छे से बात करती है। साथ ही उसकी डॉटर से भी वह रात तक उन्हीं के साथ घूमती है और रात में उन्हें अच्छे से बाएं बोलकर चली जाती है। रात में टोंग ये सारी बातें फैंग को बताती है। यह सब उसे काफ़ी अजीब लगता है, इसलिए अगले दिन ही दोनों उनसे मिलते हैं तो बताती हैं, तुम मेरी खोई हुई बेटी हो, और उसे फ़ोटो भी दिखाती है। पर कहीं ना कहीं हमारी हीरोइन से नाराज़ थी। वह घर पर आकर अपने हस्बैंड को यह बात बताती है। तभी वहाँ पर जीसू आती है और वह खुश होकर बताने लगती है, तुम्हारी बहन मिल गई और वह कोई और नहीं टोंग है। पर जीसू यह बात पहले से जानती थी। वह उनके सामने तो कुछ भी नहीं करती और उसका दिमाग खराब हो चुका था गुस्से से। इसलिए वह अपने रूम में आती है और कॉल करके बोलती है, उस लड़की की किडनैप कर लो। अब हम देखते हैं कि जीसू ने टोंग का किडनैप करवा लिया था। टोंग उससे पूछती है, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? इस पर वह कहती है, तुम बहुत बुरी हो। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, चाहे वह मेरा प्यार हो या मेरे पेरेंट्स, पर तुम कभी नहीं सुधरी। पर तभी यहाँ पर जिसू के पेरेंट्स आ जाते हैं। उसकी मॉम तो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा रोती है, पर वह अपनी मॉम पर चिल्लाते हुए कहती है, आप पागल हो चुकी हैं। मैं हमेशा से आपके पास थी, पर आप इसी को याद करते थे। तुम लोगों ने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया। इसके बाद सीन कट होता है और हम फैंग और टोंग को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर फैंग असिस्टेंट को बोलता है, बेहतर से बेहतर सिक्योरिटी का इंतज़ाम करो। टोंग पूछती है, ऐसा क्यों? जिस पर वह कहता है, क्या तुम भूल गई? और वापस 3 वहीं पर शिफ्ट होता है जहां पर उसका किडनैप हुआ था। उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। जीसू की मॉम कैसी है इसको जाने तो, पर वह सुनने का नाम नहीं लेती।
वह कुछ कर पाती उससे पहले ही हीरो यहाँ पर आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं, और जीसू का जो वहाँ पर आदमी था वही उसे पकड़ लेता है और उसे पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि असिस्टेंट होता है। अब हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर यह दोनों एक साथ बैठे हुए थे और जांग इनके पास आती है। वह एक वाइट कलर का फ्लावर लेकर आई थी और पूछती है, जल्दी बताइए न्यू बेबी कब आएगा? वह कहते हैं, बहुत जल्द। इसके बाद हम 2 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर फैंग और टोंग डॉक्टर के सामने बैठी हुई थीं। डॉक्टर बताते हैं, आपका बेबी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और साथ ही जांग का भी ऑपरेशन हो चुका है, वह भी एकदम ठीक है। अब हम इन्हें दोनों को घर पर एक साथ देखते हैं जहाँ पर यह जांग के साथ होते हैं और उसकी बच्ची के हाथ में उनका फैमिली फ़ोटो होता है और यह सभी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।